नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ उपकरण और उनके उपयोग की। जैसे लैक्टोमीटर का उपयोग होता है दूध की शुद्धता मापने में। फेरोमीटर का प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में। अल्टीमीटर का प्रयोग होता है विमानों की ऊंचाई मापन में। एनीमोमीटर का उपयोग होता है हवा की शक्ति और गति मापन में। मैनोमीटर यूज होता है गैसों का दाब मापने में। बैरोमीटर का यूज होता है वायु दाब ज्ञात करने में। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बैरोमीटर का यूज होता है वायु दाब मापने में और मैनोमीटर का यूज होता है गैसों का दाब मापने में। वहीं पर फोटोमीटर का यूज होता है दो प्रकाश में वस्तुओं की तीव्रता मापन में। इसी तरह से आर्द्रता मापने में हाइग्रोमीटर का यूज होता है और किसी की गति मापने में स्पीडोमीटर का यूज होता है। अब बात करेंगे हम अक्रिय गैसों के बारे में। इनको हम नोबल गैस भी कहते हैं या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। इनकी संख्या 6 होती है। इनके नाम है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। यहाँ पर जो हीलियम गैस है उसका यूज़ मौसम संबंधी अध्ययन में और वायुयान के जो टायर होते हैं इनको भरने में जो गैस यूज होती है उसके रूप में किया जाता है। वहीं पर रेडॉन एक ऐसी गैस है जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती। और जो जीनोन गैस है इसका यूज लैंप वगैरह में किया जाता है हवाई जहाज को सिग्नल वगैरह देने के लिए। और जो आर्गन गैस है इसका यूज वेल्डिंग वगैरह में करते हैं और ट्यूब और बल्ब वगैरह में आर्गन गैस भरी होती है। अब बात कर लेते हैं लिफ्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अगर कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो लिफ्ट के अंदर स्थित किसी वस्तु को अपना भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। वहीं पर अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही हो तो लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति होगा उसका अपना भार घटा हुआ महसूस होता है। लेकिन अगर लिफ्ट समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस स्थिति में व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होगा। अगर नीचे आती हुई लिफ्ट अचानक से टूट जाए तो इस स्थिति में भारहीनता की स्थिति महसूस होगी लिफ्ट के अंदर जो व्यक्ति उसको। बात कर लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो जैसे कि आपको पता होगा जब कोई द्रव जिस तापमान पर उबलने लगता है और वाष्प में बदलने लगता है ऐसे तापमान को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब हुआ कि जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बॉयल होने लगेगा और वाष्प में बदलने लगेगा। ऊंचाई पर जाने पर या हिल एरिया में जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है जिसकी वजह से पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम हो जाता है। इसी वजह से पहाड़ों पर खाना बनाना थोड़ा टफ पड़ता है और ये टाइम टेकिंग भी होता है क्योंकि जब वायु दाब कम होता है तो किसी द्रव का बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम हो जाता है और जब प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। इसलिए प्रेशर कुकर का यूज किया जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर यूज करने से प्रेशर बढ़ता है और पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है जिससे हमारा खाना थोड़ा जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी जल्दी जल्दी भाप बनकर नहीं उड़ता। अब बात करेंगे आँख और उससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। तो जब आपने सुना होगा कोई व्यक्ति नेत्र दान करता है तो उस स्थिति में नेत्र की कॉर्निया का दान किया जाता है। कॉर्निया एक अपारदर्शी झिल्ली होती है जो हमारी नेत्र को ढके रहती है। किसी भी व्यक्ति का जो आँख का रंग होता है वो आइरिस पर निर्भर करता है और आइरिस का मुख्य कार्य पुतलियों को फैलाना और सिकुड़ना है और प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना है। जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हमारी पुतलियाँ फैल जाती है और जब हम अचानक रोशनी में आते हैं तो हमारी पुतलियाँ सिकुड़ जाती है। इसी वजह से जब हम अचानक से अंधेरे से रोशनी में या रोशनी से अंधेरे में जाते हैं तो हमें कुछ देर के लिए थोड़ा धुंधला दिखता है क्योंकि हमारी पुतली एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है। बात करेंगे मिश्रण के बारे में। तो मिश्रण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण है जिसके गुण व संगठन समान होते हैं हर जगह पर, जैसे चीनी और पानी का घोल।
चीनी और पानी के घोल का सभी जगह गुणधर्म धर्म और संगठन समान हो जाता होता है। वहीं पर अगर हम विषमांगी मिश्रण की बात करें तो विषमांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण होता है जिसके गुणधर्म और संगठन भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे अगर हम बालू और सीमेंट को अच्छे से ना मिलाए तो कहीं पर बालू ज़्यादा होगा, कहीं पर सीमेंट ज़्यादा होगा, तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण। वहीं पर धूल, कण और हवा का मिश्रण भी विषमांगी मिश्रण की श्रेणी में आता है। आई थिंक आपको समांगी और विषमांगी मिश्रण क्लियर हो गया होगा। इसी में एक टॉपिक होता है यौगिक या कंपाउंड। तो यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है, जबकि मिश्रण दो या दो से अधिक यौगिकों या दो या दो से अधिक तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। तो बेसिक डिफरेंस यही है यौगिक और तत्व में, यौगिक और मिश्रण में, कि यौगिक में जो अनुपात रहेगा वो निश्चित रहेगा दो तत्वों का, जबकि मिश्रण में दो तत्वों या यौगिकों का जो मिश्रण रहेगा वो अनिश्चित रहेगा, वो किसी भी अनुपात में हो सकता है। जैसे चीनी और पानी के घोल में जरूरी नहीं है कि चीनी उतनी अमाउंट में ले जाए, कभी ज़्यादा मिला सकते हैं, कभी कम मिला सकते हैं। तो यौगिक का सबसे सिंपल उदाहरण है पानी। पानी एक यौगिक है और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। बात करेंगे एसिड या अम्ल के बारे में। तो जैसे कि आप जानते होंगे अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसके उदाहरण हो सकते हैं H2SO4, NaSO4, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल आदि। अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सी अम्ल और हाइड्रोक्सी अम्ल। अम्ल क्षारों के साथ मिलकर लवण और जल उत्पाद के रूप में देते हैं। तो जब हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो उनकी क्रिया से उदासीनीकरण हो जाता है और हमें उत्पाद के रूप में लवण और जल मिलते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कुछ हम अम्ल और वो किससे प्राप्त होते हैं उनके बारे में। सल्फ्यूरिक अम्ल हमें मिलता है हरा खसीस से, नाइट्रिक अम्ल फिटकरी व सोरे से, एसिटिक अम्ल हमें मिलता है फलों के रस से, ऑक्जेलिक अम्ल सारेल के वृक्ष से, बेंजोइक अम्ल घास से, साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों से और फॉर्मिक अम्ल मिलता है चींटियों के डंक में। अब बात करेंगे हम क्षारक के प्रमुख गुणों के बारे में। तो ये स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे साबुन एक क्षार है और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये जस्ट उल्टा करते हैं अम्ल का। अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्षार दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और जल में अघुलनशील। जल में घुलनशील क्षारक को भस्म भी कहते हैं। क्षार और अम्ल की पहचान के लिए हम पीएच स्केल का यूज करते हैं। पीएच स्केल की जो खोज की थी वो सोरेनसन ने की थी और पीएच स्केल का यूज हम यह पता लगाने में करते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। अगर पीएच स्केल की वैल्यू 1 से 7 के बीच में आ रही है तो यह अम्लीय होगा, अगर एग्जैक्ट 7 आ रही है तो यह उदासीन होगा, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा और 14 से कम आ रही है तो यह क्षारीय होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1 से ज़्यादा और 7 से कम पीएच वैल्यू वाले पदार्थ अम्लीय, 7 से ज़्यादा और 14 तक के पीएच मान वाले पदार्थ क्षारीय, और ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 होता है ऐसे पदार्थ उदासीन कहलाते हैं। पीएच वैल्यू 1 से 14 तक होती है। बात करें कुछ पदार्थ और उनके पीएच के मान के बारे में। जैसे नींबू का पीएच मान 2.2 से 2.4 तक हो सकता है। सिरका, इसका पीएच मान 2.4 से 3.4 तक। शराब 2.8 से 3.8 तक। टमाटर जूस 4 से 4.4 तक। बियर का पीएच मान 4 से 5 के बीच में होता है। कॉफ़ी का पीएच मान 4.5 से
5.5 के बीच होता है। मानव मूत्र का पीएच मान 5.5 से 7.5 के बीच होता है। मानव लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.3 से 7.5 के बीच होता है, जबकि दूध का पीएच मान 6.4 होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूध और ये बाकी सभी पदार्थ मुख्यतः अम्लीय है। कुछ स्थिति में ये क्षारीय भी हो सकते हैं अगर इनका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो रहा है तो। अगर पानी की बात की जाए तो उदासीन पानी का पीएच मान 7 होता है। अगर उसमें लवण की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो जाता है, और अगर उसमें लवणों की संख्या या मात्रा कम कर दी जाए तो जल अम्लीय हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि जल का पीएच मान 7 से कम आ रहा है तो जल अम्लीय होगा, एग्जैक्ट 7 आ रहा है तो वह उदासीन होगा, और 7 से ज़्यादा आ रहा है तो वह क्षारीय होगा। समुद्री जल का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है तो वह क्षारीय होता है, क्योंकि उसमें लवण अधिक होते हैं। अब हम बात करेंगे उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैसों के बारे में। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, इनकी संख्या 6 होती है। इनमें जो रेडन गैस है वो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, जबकि ऑर्गन गैस सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है अगर हम अक्रिय गैसों की बात करें। वैसे अगर नॉर्मल गैसों की बात करें तो नाइट्रोजन की संख्या या नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में सर्वाधिक है। हीलियम हल्की गैस होती है, और जितने भी एरोप्लेन वगैरह के टायर हैं उनमें हीलियम गैस ही भरी होती है। वहीं पर जो नियोन गैस है उसका यूज एयरपोर्ट वगैरह पर ट्यूब, प्रतिदीप्त बल्ब आदि में किया जाता है। अब बात करेंगे हम कुछ धातुओं और उनके अयस्कों के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा, धातु हमें उनके अयस्कों से प्राप्त होती है। उनके अयस्कों को हमें शोधित करना पड़ता है, तभी हमें शुद्ध धातु प्राप्त होगी। जैसे सोडियम धातु हमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, बोरेक्स आदि अयस्कों से प्राप्त होती है। पोटेशियम धातु हमें पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट आदि अयस्कों से प्राप्त हो सकती है। मैग्नीशियम धातु हमें मैग्नेसाइट, डोलामाइट आदि अयस्कों से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कुछ अयस्क और कुछ धातु दी हुई है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये अयस्क किस धातु का है, या ये भी पूछ सकता है कि इस धातु का कौन सा अयस्क है या कौन सा अयस्क नहीं है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, धातु और उनके अयस्क दोनों। जैसे कैल्शियम एक धातु है और इसके अयस्क है कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, फ्लूओस्पर, फास्फोराइट। एल्यूमिनियम एक धातु है और इसके अयस्क है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायोस्पर। कॉपर धातु में मिलती है क्यूप्राइट, एजुराइट और मेलेकाइट से। टीन धातु में मिलती है कैप्सिटेराइट। सीसा धातु हमें मिलती है गैलेना से। सिल्वर धातु हमें मिलती है अर्जेंटाइट और नेटिव सिल्वर से। जिंक हमें मिल सकता है जिंक ब्लेंड से, कैलमिन से, जिकाइट से। मरकरी मिलती है सिनेबार से। मैग्नीज मिलती है पायरोलुसाइट से और मैग्नाइट से। लोहे के अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट। कैडमियम धातु मिलती है ग्रेनोकाइट से। क्रोमियम धातु मिलती है क्रोमाइट से। आर्सेनिक का अयस्क है आर्सेनिकल पायराइट। कोबाल्ट का अयस्क है कोबाल्टाइट। निकिल का अयस्क है निकिल ग्लांस। एंटीमनी का अयस्क है सिटबेनाइट। स्ट्रांसियम का अयस्क है स्ट्रांसिनाइट। गोल्ड यानी सोना हमें मिलता है कैल्वेराइट और स्वेनाइट से। कुछ मिश्र धातुओं के बारे में। मिश्र धातु ऐसी धातुएं होती है जो दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से बनती है। जैसे मिश्र धातु के एग्जाम्पल है स्टील, पीतल, कांसा, टाका, जर्मन सिल्वर आदि। स्टील की अगर बात की जाए तो स्टील बना होता है मिलकर लोहे और कार्बन से। स्टेनलेस स्टील मिलकर बना होता है लोहा, निकल और क्रोमियम से। पीतल बनता है तांबे और जिंक को मिलाने से। कांसा बनता है तांबे और टीन को मिलाने से। टाका बनता है शीशे और टीन को मिलाने से।
जर्मन सिल्वर बनता है तांबा, निकेल और जिंक को मिलाने से। यहाँ पर कुछ अम्ल और उनसे संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, जैसे कि फॉर्मिक अम्ल लाल चिट्टी और मधुमक्खियों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल विशेष रूप से सिरके में मिलता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में मिलता है। ऑक्जेलिक अम्ल कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में प्राय पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। मनुष्य में होने वाली गुर्दे की पत्थरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मिथाइल अल्कोहल एक विषैला द्रव है जिसको पीने से मृत्यु हो सकती है। मिथाइल अल्कोहल का उपयोग ईंधन के रूप में पेट्रोल के साथ मिलाकर किया जा सकता है। अभी यहाँ पर बात करेंगे हम कुछ कांच और उनके उपयोग के बारे में, जैसे सोडा कांच। इसका उपयोग होता है ट्यूबलाइट बोतल बनाने में, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। फ्लिंट कांच का उपयोग होता है कैमरे के व दूरबीन के लेंस बनाने में। क्रूप्स के कांच का उपयोग होता है धूप के चश्मे बनाने में या धूप चश्मे बनाने में। पोटास कांच का उपयोग होता है अधिक ताप सहन करने वाले प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। पायरेक्स कांच का उपयोग होता है प्रयोगशाला उपकरण में। क्राउच कांच का उपयोग होता है चश्मे के लेंस बनाने में। और क्रिस्टल कांच का उपयोग होता है महंगे कांच पात्र बनाने में। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स के ग्लासेस एंड देयर यूज। अब बात करेंगे प्रोटोजोआ संघ की। जैसे कि आपको पता होगा कि जितने भी जीव है उनको हमने या हमारे साइंटिस्टों ने अनेक कैटेगरी में बांट दिया है। जैसे प्रोटोजोआ संघ, इस संघ में एक कोशिकीय या अकोशिकीय जीव आते हैं, जैसे यूग्लिना, अमीबा, ट्राइपेनियसोआ, प्लाज्मोडियम आदि। तो अमीबा मुख्यतः प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। इस संघ के जो जीव है उनमें दोनों तरह का प्रजनन पाया जा सकता है, अलैंगिक और लैंगिक। अब एक दूसरे इंपॉर्टेंट ग्रुप के बारे में बात करेंगे, एनालिडा संघ। इस संघ में मुख्यतः एक लिंगी या उभयलिंगी दोनों प्रकार के जीव आते हैं। केंचुआ, जोंक, साइलिस, नेरिस आदि जीव इस कैटेगरी में आते हैं। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं और इस संघ के जितने भी जीव है उनका शरीर विखंडित रहता है और वो मुख्यतः रेंग कर चलते हैं। इस संघ के जितने भी जीव हैं उनमें मुख्यतः सिर और उपांग का अभाव रहता है, जबकि आहार नली पूर्णतः विकसित होती है और जो श्वसन क्रिया है वो त्वचा और क्लोन के द्वारा होती है। अब हम बात करेंगे कार्डेटा संघ के बारे में। तो इस संघ में जितने भी प्राणी हैं वो सबसे अधिक विकसित होते हैं। उनमें सभी में मुख्यतः नोटोकार्ड उपस्थित होता है और तंत्रिका तंत्र एक खोखली नली के रूप में पाया जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अस्थियों और उससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। सबसे पहले मनुष्य की खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां या अस्थियां पाई जाती है। चेहरे में 14 अस्थियां पाई जाती है, जबकि कशेरुकतंड में 33 और पसलियों में 24 हड्डियां पाई जाती है। हाथ में जो हड्डियां पाई जाती है उनके नाम है मेटाकार्पलस, कार्पलस, रेडियस आदि। पैरों की हड्डियों के नाम है पटेला टार्सल, मेटाटार्सल, फीमर, टिबियो, फिबुला। फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है पूरे शरीर में। अब हम बात करेंगे हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप के जो जूस यानी रस पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जैसे आंत्र रस। आंत्र रस में अनेक तरह के एंजाइम मिलते हैं, जैसे माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, लाइपेन आदि। इन सभी
एंजाइम्स का अलग अलग वर्क है, जैसे माल्टेज क्या करता है, माल्टेज ग्लूकोज को माल्टोज में बदलता है। सुक्रेज का कार्य है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज को सुक्रोज में बदलना। वहीं पर लैक्टेज का कार्य है ग्लूकोज गैलेक्टेज को लैक्टोज में बदलना। लाइपेज का कार्य है मोनोग्लिसराइड्स को ट्राइग्लिसराइड्स वसा अम्ल में बदलना। आरबीसी डब्ल्यूबीसी के बारे में आपने पता ही होगा। डब्ल्यूबीसी का पूर्ण रूप है श्वेत रक्त कणिकाएं। वहीं पर आरबीसी का पूर्ण रूप है लाल रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे बॉडी तंत्र को बाहरी बीमारियों के हमले से बचाती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन तक का होता है, जबकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। और हमारे जो ब्लड है उसमें प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आदि तत्व पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के बारे में। तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं: ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप ए बी। जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो सभी प्रकार के ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप ओ सभी को ब्लड दे सकता है, इसलिए ब्लड ग्रुप ओ को सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी कहा जाता है। ब्लड ग्रुप एंटीजन पर निर्भर करता है। जैसे ओ ब्लड ग्रुप है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं होती। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं। तो कोई भी ब्लड ग्रुप एंटीजन पर निर्भर करता है। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं होते, जबकि ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं। बात करेंगे उत्सर्जी अंगों के बारे में। तो उत्सर्जी अंग मुख्यतः किडनी, लंग्स, स्किन, लीवर आदि है। इनको हिंदी में बोलते हैं वृक्क, फेफड़ा, त्वचा, यकृत, आंत इत्यादि। वृक्क, जिसको हम किडनी भी बोलते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करता है और उससे आवश्यक जल अवशोषित कर लेता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जल की जरूरत नहीं पड़ती। जो किडनी है उसकी किडनी या वृक्क की जो क्रियात्मक इकाई है वो नेफ्रॉन है। और किडनी खराब होने पर हमें डायलिसिस कराना पड़ता है, यानी हमें कृत्रिम रूप से ब्लड को फिल्टर कराना पड़ता है। बात करेंगे ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। तो मस्तिष्क के 3 भाग है: प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और अंतस्था। जो प्रमस्तिष्क होता है वो सबसे आगे की तरफ होता है और इसका मुख्य कार्य है ठंडे गर्म, प्यार करना आदि और बौद्धिक व ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करना होता है। जैसे थैलेमस, हाइपोथैलेमस आदि इसी से संबंधित है। थैलेमस से हमें ठंडे गर्म आदि का पता लगता है, जबकि हाइपोथैलेमस से हमें प्यार, घृणा आदि फीलिंग का पता लगता है। अब बात करेंगे अनुमस्तिष्क के बारे में। तो यह मस्तिष्क का पिछला भाग होता है और यह शरीर के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। जो मेडुला है या अंतस्था है, ये मेरुरज्जु के सिरे पर एक गांठ के रूप में होता है और यह सभी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे हार्ट बीट आदि, बीपी और पाचन तंत्र क्रिया इत्यादि से संबंधित है। अब हम बात करेंगे कुछ ग्रंथियों के बारे में जो हमारे शरीर में पाई जाती है। इसको ग्रंथियों को ग्लैंड्स भी बोलते हैं। तो पहले सबसे
जो इम्पोर्टेंट ग्रंथि हमारे शरीर में वो है पीयूष ग्रंथि। सभी ग्रंथियों का वर्क इसी से कंट्रोल होता है। इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, LTH, DTH, FSH, LH। LTH हार्मोन्स दुग्ध जनक हार्मोन्स कहलाता है और यह स्तनों से दुग्ध स्त्राव करने में हेल्प करता है। जबकि DTH हार्मोन्स जनन अंगों को नियंत्रित करता है और यह 2 प्रकार का होता है, FSH और LH। तो GTH के 2 पार्ट है, FSH और LH। FSH शुक्राणु जनन और अंडाशय के फर्टिलाइजेशन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जबकि LH नर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। थायराइड ग्लैंड, इसको हिंदी में अवटु ग्रंथि बोलते हैं और उसका मुख्य कार्य शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है तो इस ग्रंथि का साइज भी बढ़ जाता है और व्यक्ति घेंघे नामक रोग से पीड़ित हो जाता है। तो अवटु ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करना है। जब आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है तो इसका कार्य डिस्टर्ब हो जाता है और व्यक्ति घेंघा नामक बीमारी से जूझने लगता है। एक दूसरी जो ग्लैंड्स है या दूसरी ग्रंथि है उसका नाम है पैराथायराइड ग्लैंड्स। इसका कार्य कैल्शियम को नियंत्रित करना होता है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर यह ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है। अगर हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है तो इस ग्लैंड से पैराथायराइड नामक हार्मोन्स स्रावित होता है और वो कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। जबकि अगर हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा अचानक से बढ़ जाए तो इसे नियंत्रित करने के लिए यह जो ग्लैंड्स है वह कैल्सीटोनिन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है और बढ़े हुए कैल्शियम को कंट्रोल करती है। तो हम कह सकते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा को भी नियंत्रित करती है और कैल्शियम की घटी हुई मात्रा को भी उसके स्तर तक पहुंचाने में हेल्प करती है। अधिवर्क ग्रंथि, इस ग्रंथि से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको लड़ो और उड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है और इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स हमारी बहुत सारी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं। बाहरी भाग को कोर्टेक्स या कोर्टेक्स कहते हैं, जबकि आंतरिक भाग को मेडुला कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे शरीर के लिए कुछ जो महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन में हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर आदि तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल है और हमारे शरीर में मुख्यतः 20 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें 20 प्रकार की प्रोटीन हमें भोजन से मिलती है, जबकि 20 प्रकार की प्रोटीन का हम शरीर से स्वयं संश्लेषण करते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य शारीरिक वृद्धि है, इसलिए छोटे बच्चों को प्रोटीन से भरपूर खाना खिलाया जाता है, जैसे दाल, सोयाबीन आदि। प्रोटीन की कमी होने से बच्चों में सूखा रोग, जिसको हम कवासी और कर विकात कहते हैं, हो जाता है। तो बच्चों को इस रोग से बचाने के लिए प्रोटीन से भरपूर भोजन खिलाना चाहिए। दूसरा जो तत्व हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कार्बनिक यौगिक है और यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज आज ये जितने भी है ये सभी डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स है, जबकि पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स अणुओं को मिलाने से बनता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः आलू, अनाज आदि में मिलता है और इससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर की जो ऊर्जा मिलती है हमें
50 से 70% वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो अगर हमें शरीर को तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हम कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का उपयोग करते हैं। हमारी बॉडी का जो कंकाल है उसका निर्माण भी कार्बोहाइड्रेट से ही होता है, इसलिए ये बहुत जरूरी तत्व है हमारी बॉडी के लिए। लेकिन हमें इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अधिक उपयोग से शरीर में बहुत तरह की भयंकर बीमारियां जैसे कोलेस्ट्रॉल आदि बढ़ जाते हैं। बात करते हैं वसा के बारे में। तो वसा हमारे इंटरनल पार्ट्स जैसे हार्ट, लंग्स आदि को बाहरी झटकों से बचाती है और हमारी बॉडी को एक प्रॉपर टेम्परेचर बनाए रखने में भी हेल्प करती है। लेकिन हमें वसा का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा से भी अनेक बीमारियां फैलती है, या कह सकते हैं कि वसा की अधिकता से हमारे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा हो सकती है, जैसे डायबिटीज। बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन का मुख्य कार्य है उपापचयन की क्रिया को सुचारू रूप से करना है। अगर विटामिन की कमी हो जाएगी शरीर में तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। ये हमारे शरीर को किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं देती, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है, हमारे शरीर की इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए, जैसे विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, डी आदि। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलती है और विटामिन ए आंखों के लिए बहुत जरूरी होती है। विटामिन ए गाजर वगैरह में मिलती है, इसलिए हमें गाजर का भरपूर उपयोग करना चाहिए अपनी आंखों को सुरक्षित रखने के लिए। बात करते हैं मानव शरीर में होने वाले कुछ रोगों के बारे में। तो जो भी रोग मानव शरीर में होते हैं उनके जनक के आधार पर हम उनको 3 या 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, जैसे जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले रोग, और कवक कवक या फफूंद से होने वाले रोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में। तो इनसे होने वाले मुख्य रोग है प्लेग, हैजा, टिटनस, डिप्थीरिया, टीबी आदि। तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बैक्टीरिया से होने वाले रोग है टीबी, डिप्थीरिया, टिटनस, हैजा, प्लेग आदि। टीबी को कभी कभी इसके बाद हम बात करते हैं विषाणुओं से या वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। तो वायरस से होने वाले मुख्य रोग है चेचक, खसरा, पोलियो, पीलिया, एड्स आदि। पीलिया को हम जॉन्डिस या हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। इसके अलावा वायरस से होने वाले रोग है रेबीज, पीत ज्वर, डेंगू आदि। बात करेंगे प्रोटोजोआ या परजीवियों से होने वाले रोगों के बारे में। तो परजीवियों से होने वाले रोग मुख्यतः है पायरिया, मलेरिया, कालाजार। बात करेंगे बीमारियों और उनसे प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में। तो पीत ज्वर से हमारा यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। टाइफाइड से बड़ी आंत प्रभावित होती है। हैजे से छोटी आंत प्रभावित होती है। खसरे से हमारी त्वचा प्रभावित होती है। चेचक से हमारी त्वचा प्रभावित होती है। मधुमेह से हमारी किडनी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है, जबकि पीलिया से हमारा यकृत यानी लीवर सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित होता है। पोलियो से हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज से भी हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से गला प्रभावित होता है। टिटनस से मेरु रज्जु प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा से हमारे जो लंग्स यानी फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ बीमारियों उनके वायरस के बारे में। जैसे चेचक जो बीमारी है वो एक वायरस से फैलती है और उस वायरस का नाम है मिजल्स वायरस। पीत ज्वर के वायरस का नाम है पीत ज्वर वायरस। रुबेला येलो फीवर वायरस। हेपेटाइटिस के वायरस का नाम है हेपेटाइटिस वायरस। कलसुआ इसके वायरस का नाम है मम्स वायरस।
एड्स के वायरस का नाम है HIV। आज से आपको साइंस से संबंधित जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम बात करते हैं विषाणुओं से या वायरस से होने वाले रोगों के बारे में। तो वायरस से होने वाले मुख्य रोग है चेचक, खसरा, पोलियो, पीलिया, एड्स आदि। पीलिया को हम जॉन्डिस या हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। इसके अलावा वायरस से होने वाले रोग है रेबीज, पीत ज्वर, डेंगू आदि। बात करेंगे प्रोटोजोआ या परजीवियों से होने वाले रोगों के बारे में। तो परजीवियों से होने वाले रोग मुख्यतः है पायरिया, मलेरिया, कालाजार। बात करेंगे बीमारियों और उनसे प्रभावित होने वाले अंगों के बारे में। तो पीत ज्वर से हमारा यकृत यानी लीवर प्रभावित होता है। टाइफाइड से बड़ी आंत प्रभावित होती है। हैजे से छोटी आंत प्रभावित होती है। खसरे से हमारी त्वचा प्रभावित होती है। चेचक से हमारी त्वचा प्रभावित होती है। मधुमेह से हमारी किडनी सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। जबकि पीलिया से हमारा यकृत यानी लीवर सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित होता है। पोलियो से हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रेबीज से भी हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। डिप्थीरिया से गला प्रभावित होता है। टिटनस से मेरु रज्जु प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंजा से हमारे जो लंग्स यानी फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ बीमारियों उनके वायरस के बारे में। जैसे चेचक जो बीमारी है वो एक वायरस से फैलती है और उस वायरस का नाम है मिजल्स वायरस। पीत ज्वर के वायरस का नाम है पीत ज्वर वायरस। रुबेला येलो फीवर वायरस। हेपेटाइटिस के वायरस का नाम है हेपेटाइटिस वायरस। कलसुआ इसके वायरस का नाम है मम्स वायरस। एड्स के वायरस का नाम है HIV। आज से आपको साइंस से संबंधित जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।